चलो लेट्स स्टार्ट विथ द ग्रीटिंग्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं किंगडम फंजे। किंगडम फंजे हमने ऑडियो इंट्रोडक्शन लिया था कि जो किंगडम फंजे है इसका एक इंट्रोडक्शन और फंजे की क्लासिफिकेशन। जो फंगल क्लासिफिकेशन है बेसिकली इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम कैसा है। सेकंड क्राइटेरिया जो है उसको हम बोलते हैं मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि इनमें स्पोर्स कैसे बनते हैं। तीसरा है कि इनमें फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। एनसीईआरटी ने अभी ये 3 क्राइटेरिया लिखे हैं और जो 2024 में अभी जो नीट के जो पेपर्स आए थे उसमें इसमें एक क्वेश्चन आया था। सीधे क्वेश्चन क्या दिया था कि ऑड वन आउट कर दो आप। जो एक क्राइटेरिया लिखी थी हमें 3 क्राइटेरिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और तीसरा टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। लेकिन एक आया था उसमें वहाँ पे मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये सही नहीं था, तो ये ऑड वन आउट था। तो आज हम इसमें जो 4 क्लासेस हैं वो है फाइकोमाइसिटिस, सेकंड एस्कोमाइसिटिस, थर्ड बेसिडियोमाइसिटिस एंड फोर्थ वन इज डिटेरोमाइसिटिस। 2 क्लास तो हमने पढ़े ही हैं, लेकिन तीसरा क्लास हम शुरू करें जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटिस। तो आइए हम देखते हैं बेसिडियोमाइसिटिस को, कि बेसिडियोमाइसिट जो हैं ये ऐसे फंजे हैं जो हमें आँख से भी दिखते हैं, मतलब मोस्ट कॉमनली सीन फंजे हैं। और ये ऐसे फंजे हैं, कहा जाता है कि अगर आप इन फंजे को फील्ड में देखोगे तो ये फंजे आपको दिखते हैं, इनमें कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, ये ऐसे फंजे हैं जिनको हम बोलते हैं बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ वुड, मतलब ये वुड को ज़्यादा डिकम्पोज करने वाले फंजे हैं। थर्ड, ये ऐसे फंजे हैं जो मोस्ट एडवांस्ड फंजे, मतलब ज़्यादा एडवांस्ड है। जैसे मशरूम आप खाते हो, एडवांस्ड है। ये फंजे जो हैं इनको हम ऐसे लेते हैं कि पहला फीचर जो इनमें है कि ये फंजे कैसे हैं, इनको हम कॉमनली बोलते हैं बेटा कलब फंजे। मतलब कलब मतलब कि ये फंजे जो हैं ये आपको ऐसे दिखेंगे कि मतलब बल्ब जैसे। बल्ब जैसे मतलब अगर हम ऐसे लेंगे, ये माइसिलियम और ये आपको राइट वन दिस से दिखेंगे। ये जो है इसको हम बोलते हैं कलब। कलब का मतलब होता है कि ये जो इसका नाम कैसे पड़ा, कलब का मतलब है बेसिडियम, तो इसलिए इनको नाम पड़ा बेसिडियोमाइसिटिस। इनमें जो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो इसी से फिर आगे जाके हम देख रहे हैं कि फ्रूटिंग बॉडी बनती है। और कॉमनली इनको क्यों कहा गया कलब फंजे, क्योंकि कलब जो है ये स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं बेसिडियम, और बेसिडियम से नाम पड़ा फिर बेसिडियोमाइसिटिस। दूसरा, इसमें ये जो फंजे हैं एनसीईआरटी ने और एक बात लिखी है कि ये फंजे आपको कॉमन फॉर्म जिसके क्या क्या है। एक कॉमन फॉर्म जो हम खाते भी हैं मार्केट में जिसको हम बोलते हैं मशरूम, तो कॉमन फॉर्म है इनका एक, उसको हम बोलते हैं मशरूम। तो मशरूम हम सभी खाते हैं एक। दूसरा है इसमें लिखा है कि ये ब्रैकेट फंजे भी होते हैं। ये ब्रैकेट फंजे कैसे होते हैं, ये जब ट्री पे ऐसे ग्रो करते हैं तो ब्रैकेट जैसे दिखते हैं, इसको हम और एक नाम बोलते हैं शलफ फंजे, आगे मैं बता दूंगा। और एक है इसमें जो कॉमन फॉर्म है उसको हम बोलते हैं पफ बॉल। पफ बॉल मतलब आप जब भी कभी ग्राउंड में जाओगे तो आपको ये पफ बॉल्स दिखेंगे, ये बिल्कुल स्टोर करते हैं एयर, पफ बॉल्स। ये इसे लिखे हैं मशरूम, ब्रैकेट फंजे एंड पफ बॉल्स, ये 3 है। आगे जाके और एक लिखा है कि जो ये बेसिडियोमाइसिट्स है ये सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ये पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ मिलेंगे हमें, 3 चीज़ें लिखी है एनसीईआरटी ने। एक लिखा है कि ये फंजे हमें मिलते कहाँ हैं, एक तो ये मिलते हैं हमें सॉइल में। दूसरा लिखा है कि ये ट्री ट्रंक पे मिलते हैं। अब ट्री ट्रंक जो है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक हम बोलते हैं कि ये ट्री के लॉग पे दिखते हैं। लॉग मतलब होता है लट्ठे, लट्ठे, ट्री लॉग्स। दूसरा लिखा है कि ये ट्री स्टम्प्स पे दिखते हैं। ट्री स्टम्प मतलब कि अगर हमने कभी इस ट्री को काट दिया, मान लो ऐसे है, आपको बताते हैं,
कि मान लो ये सॉइल रही, सॉइल, ये देखो ये सॉइल है। अब इस सॉइल में भी फंजे हैं, एक। दूसरा कि मान लो यहाँ पे एक ट्री है, ये ट्री है। अब इस ट्री में आप देखोगे ऐसे कि मान लो इसको आपने काट दिया, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, ये ऊपर वाला पोर्शन ये कट गया। अब हम बोलते हैं जो ये नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं स्टंप। क्या बोलते हैं? स्टंप। एक तो ये स्टंप में भी होते हैं, दूसरा जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं लॉग। अब एनसीईआरटी तीन ही चीज़ें लिखती हैं, या तो ये सॉइल में होंगे, या तो एक ट्री स्टंप पे मिलेंगे, या तो आपको लॉग पे मिलेंगे। मतलब ये इनका हैबिटेट है। अब अगर ये स्टंप और लॉग पे होंगे तो फिर ये आपको कैसे लिखेंगे? मतलब ट्री और स्टंप पे अगर होंगे, सॉइल में तो फ्री रहते हैं, लेकिन अगर स्टंप और लॉग पे होंगे तो फिर ये पैरासाइट्स होते हैं। और पैरासाइट्स दो ही लिखे, या तो ये उस्टलागो होगा या तो ये पक्सीनिया होगा। तो इसको दिखाते हैं आगे कि ये कैसे दिखते हैं हमें, कलर चेंज करके। देखिए इधर एक मान लो आपने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये हमारी सॉइल और ये रहा हमारा स्टंप और ये रहा लॉग। लॉग मतलब जो आपने काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टंप पे ये जो फंजे हैं तो यहाँ पे भी होंगे, लेकिन ये यहाँ पे लॉग पे भी होंगे। अब लॉग पे ये दोनों ऐसे दिखाया है एनसीईआरटी ने कि ये पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट का मतलब ये तो होली एंड सोली सिर्फ प्लांट पे ही होंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे। मतलब इनका जो फूड है शुगर, वो प्लांट ही दे सकता है। या तो ये शुगर इसको स्टंप देगा, या तो ये शुगर इसको लॉग देगा। ऐसे ही लिखती है। और इस पैरासाइट्स में भी हमारे पास दो चीज़ें लिखी है। एक लिखा है कि जो ये फंजे हैं इनमें आप ऐसे देखोगे कि एक या तो ये दो चीज़ें हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं, तो यहीं पे कवर करते हैं कि एक आप ऐसे लिखोगे कि एक या तो ये समट कॉज करते हैं, समट डिजीज। और समट लिखा है कि ये समट किस में होता है? समट डिजीज, समट इन सीरियल्स। और सीरियल्स तो हम खाते हैं घर में। सेकंड दूसरा लिखा है कि ये रस्ट कॉज करते हैं, रस्ट। रस्ट किस में? रस्ट इन वीट, वीट में कॉज करते हैं रस्ट। और ये रस्ट कैसा होता है? ये ब्लैक सूटी मास, जहाँ जहाँ फंजे लगते हैं तो ब्लैक कलर देता है, उसको बोलते ब्लैक सूटी मास। तो एनसीईआर लिखती है रस्ट इन वीट, लेकिन ये रस्ट इन वीट कौन सा है? ये ब्लैक रस्ट है। अब आगे हम बोलते हैं कि समट इन सीरियल जो है ये एक फंजे कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक फंजे है जिसको नाम लिखा है उस्टिलागो, USTILAGO, उस्टिलागो। और दूसरा रस्ट इन वीट कौन कॉज करता है? आप एक फंजे का नाम लोगे पक्सीनिया। हालांकि इसका पूरा नाम है पक्सीनिया ग्रैमिनस, बट आप याद रख सकते हो पक्सीनिया क्योंकि एनसीईआरटी इतना ही लिखती है। समट इन सीरियल्स इज कॉज्ड बाय उस्टिलागो, whereas रस्ट इन वीट इट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रैमिनस। करेक्ट? तो ये आप याद रखोगे। तो हमने पढ़ा कि ये जो फंजे है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तीन जगह पे, इन सॉइल, ऑन स्टेप, ट्री स्टंप और ऑन ट्री लॉग्स, लटे। और ये अगर ये लॉग और स्टंप है तो ये पैरासाइट से, मतलब ये डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन कहाँ से? या तो स्टंप से या तो ट्री से। पैरासाइट्स का तो पता ही है, ये तो चोरी करते हैं फूड। अब इस पैरासाइट्स में दो ये, या तो ये सीरियल में देखा जाएगा या तो वीट में देखा गया। अगर ये सीरियल्स में है तो इसको हम बोलते हैं ये कौन सा फंजे? उस्टिलागो है। और अगर ये रस्ट वीट में है तो इस रस्ट फंजे का नाम है पक्सीनिया ग्रैमिनस। तो ये था ये। और एक इसमें है कि जो ये फंजे इनका माइसीलियम कैसा है? पहले हमने लिखा था कि जो ये फंजे है, इन फंजे को हम लेते हैं तीन बेसिस पे, और एक बेस है जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम कैसा है, माइसीलियम। और इन फंजे में आप माइसीलियम देखोगे तो माइसीलियम आपको दिखेगा ये
रहा माइसीलियम, और ये माइसीलियम आपको दिखेगा कैसे, या तो ऐसे दिखेगा सेप्टेट, सेप्टेट मतलब सेप्टेट, ये सेप्टा है, सेप्टा मतलब क्रॉस वॉल्स है, सेप्टा है यानी कि क्रॉस वॉल है, तो इसका मतलब है इस सेप्टा के अंदर आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिखेगा, यहाँ न्यूक्लियस दिखेगा, यहाँ न्यूक्लियस दिखेगा, यहाँ न्यूक्लियस दिखेगा, हर एक सेप्टा में, हर एक चैम्बर में एक ही न्यूक्लियस दिखेगा, मतलब यूनिन्यूक्लिएट है। तो इसलिए इन फंजों को हम बोलते हैं इनमें माइसीलियम कैसा होगा, तो माइसीलियम इनमें होगा, इस माइसीलियम को हम बोलते हैं ये सेप्टेट है, सेप्टेट मतलब क्रॉस वॉल्स हैं, सेप्टेट, और दूसरा लिखते हैं कि ये, अगर आप ऐसे देखोगे इसको तो ये आपको ब्रांचेड भी दिखेगा, इसमें ब्रांचेस भी होते हैं, यानी कि सेप्टेट और ब्रांचेड, सेप्टेट और ब्रांचेड, सेप्टेट एंड ब्रांचेड, सेप्टेट और ब्रांचेड, मतलब ये तीन ग्रुप में आपको मिलेंगे। जो पहला ग्रुप ऑफ फंजे है फाइकोमाइसीट्स, उसमें एसेप्टेट और सिनोसाइटिक है, मतलब उसमें सेप्टा एब्सेंट है। बाकी तीनों ग्रुप में आपको मिलेंगे सेप्टेट, ब्रांचेड, सेप्टेट, ब्रांचेड। यहाँ पे भी सेप्टेट है और ब्रांचेड है। ब्रांचेड मतलब कि ये कॉटनी ग्रोथ है, ये फैल जाते हैं। वे था माइसीलियम के बारे में। और एक इसमें लिखा है कि इन फंजे में रिप्रोडक्शन कैसी है, यानी कि रिप्रोडक्शन को देख के चलें हम, तो बैसिडियोमाइसीट्स में कहा जाता है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट है, मतलब एसेक्सुअल स्पोर्स एनसीईआरटी लिखती है जनरली नॉट फाउंड, यानी कि नहीं पाए गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लिखेंगे ऐसे बच्चे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी है, तो यहाँ लिखेंगे हम जनरली स्पोर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर्स है ही नहीं, तो मतलब यहाँ लिखेंगे स्पोर्स नॉट फाउंड, स्पोर्स नॉट फाउंड। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स पाए ही नहीं गए हैं। अगर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है तो मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी, तो फिर अपनी प्रोजेनी कैसे बढ़ाएंगे। तो इनमें लिखा है एनसीईआरटी ने और एक कि ये फंजे जो हैं ये अपनी प्रोजेनी मतलब अपने आप को कैसे फैलाते हैं, अपनी प्रोजेनी को कैसे बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आप याद रखेंगे इसमें कि ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसमें लिखा है कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, तो यहाँ लिखेंगे इनमें फ्रेगमेंटेशन होती है। आगे चलेंगे दूसरे पेज पे, यहाँ देखते हैं कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इस पे लिखा है कि रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, यहाँ लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन है जो कि कॉमन मूड है। फ्रेगमेंटेशन मतलब जो माइसीलियम है, माइसीलियम के छोटे छोटे टुकड़े होंगे और जितने टुकड़े होंगे उतने नए फंजे बनेंगे। मान लो आपके पास यहाँ पे कोई माइसीलियम है, ये रहा माइसीलियम, और ये माइसीलियम कैसा है, ये सेप्टेट है और यूनिन्यूक्लिएट है। ये रही न्यूक्लियस, ये रही न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा माइसीलियम में, ये माइसीलियम आगे जाके क्या करेगा, मान लो इसमें ऐसे फ्रैगमेंट्स हो गए, ये रहा एक फ्रैगमेंट, ये रहा दूसरा फ्रैगमेंट, ये रहा तीसरा फ्रैगमेंट, और जितने फ्रैगमेंट्स होंगे उतने ही नए हमारे पास फंजे बनेंगे। मान लो अगर 3 फ्रैगमेंट्स हुए तो 3 फंजे बनेंगे, इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। और फ्रैगमेंट इसमें कॉमन मूड है। तीसरा है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा है कि इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगी। इनमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन्स अगर एब्सेंट है तो फिर इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगी। इनमें प्लाज्मोगेमी होती है,
और प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगी और कैरियोगेमी के बाद मियासिस होगी। मतलब हम ये कहते हैं कि इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स तो एब्सेंट है। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। हमने कहा फ्रेगमेंटेशन तो कर दिया हमने, मतलब वेजिटेशन तो तोड़ दी, अब हम क्या करेंगे, वेजिटेशन को वापस जोड़ देंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोगेमी, यहाँ करते हैं ऐसे, ये पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी में ऐसे होगा कि मान लो आपके पास ये रहे दो हाइफी, दिस इज़ वन हाइफी, ये एक हाइफी है और ये दूसरा हाइफी, ये दो हाइफी क्या करेंगे, ये फ्यूज़ करेंगे। अब हम बोलते हैं हाइफी क्या है, क्योंकि इनमें सेक्स ऑर्गन्स तो होते नहीं हैं, अगर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है तो इनमें हम स्ट्रैंड लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड मीन्स मेल एंड फीमेल। तो मान लो अगर आपके पास ये पॉजिटिव स्ट्रैंड है तो ये फिर होगा आपके पास नेगेटिव स्ट्रैंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रैंड। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड में सीधे लिखेंगे हम कि दिस इज पॉजिटिव स्ट्रैंड एंड दिस इज नेगेटिव स्ट्रैंड। अब पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड क्या होंगे, ये प्लाज्मोगेमी मतलब यहाँ फ्यूज करेंगे, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, अगर साइटोप्लाज्म ने फ्यूज कर दिया तो होगा क्या आगे, यहाँ पे देखेंगे बच्चे, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया और जब फ्यूज कर गया तो ये इसकी कंडीशन आपको ऐसे दिखेगी। ये फ्यूजन से क्या होगा, मतलब कि एक इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया। अब एक एक साइटोप्लाज्म में एक एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस आएंगे। अगर एक साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस आते हैं तो एक कंडीशन क्या है, ये n+n है। कौन सी कंडीशन, n+n, दिस इज n+n। और इसको हम बोलते हैं कि ये इस स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं डाइकैरियन, डाइकैरियन, डाई मीन्स टू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। एक साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस है। अब डाइकैरियन के बाद यहाँ पर आगे जाके जो ये दो न्यूक्लियस बने, ये डायरेक्ट फ्यूज नहीं करते हैं, एक इनको क्या, एक इंटरवीनिंग फेज आता है, यानी कि यहाँ पर आगे जाके ये दो न्यूक्लियस पहले फ्यूज न करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं बेसिडियम। ये माइसीलियम और ये बना यहाँ पर लाइक दिस, इसलिए तो हमने कहा था इनको हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसिट्स को, कि ये क्या हैं, कि ये ऐसे फंजे हैं, ये दो न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस जो हमारे पास यहाँ बने, ये दोनों न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएंगे कहाँ पर, इस बेसिडियम में, और बेसिडियम में अगर ये माइग्रेट कर जाएंगे, इसलिए तो हमने बोला था कि जब बेसिडियम में माइग्रेट कर जाएंगे तो फिर जाके फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। आगे जाके देखेंगे कि ये जो हमारे पास दो कंपैटिबल हाइफी थे, कंपैटिबल पॉजिटिव नेगेटिव, आगे जाके क्या हुआ, दो साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे तो हमने बोला ये प्लाज्मोगेमी है। प्लाज्मोगेमी हुई तो आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनी जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियन। अब डाइकैरियन तो बना, दो न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुई, पहले क्या बनेगा, बेसिडियम बनेगा। बेसिडियम क्या होता है, एक प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर देते हैं, आगे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब आगे जाके क्या होगा कि ये जो दो न्यूक्लियस है ये माइग्रेट कर जाएंगे किसमें, बेसिडियम में, और जब ये माइग्रेट कर जाते हैं बेसिडियम में तो इसका मतलब है अब ये फ्यूज करेंगे, और जब ये फ्यूज करेंगे दो न्यूक्लियस तो हम बोलते हैं जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो आगे जाके यहाँ पर ये माइसीलियम
ये माइसीलियम है, और माइसीलियम में क्या होगा, ये ऐसे, और ये रहा बैसिडियम। अब इस बैसिडियम में दो न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसे माइग्रेट कर गए, अब जाके फ्यूज़ करेंगे, ये दो न्यूक्लियस अब फ्यूज़ करेंगे, और जब ये फ्यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि बैसिडियम में ये जो न्यूक्लियस दो माइग्रेट कर गए, माइग्रेट करने के बाद अब हम दिखाएंगे यहाँ पर कि ये जो दो न्यूक्लियस है ये फ्यूज़ कर रहे हैं। फ्यूजन मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, तो इसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। कौन सी गैमी? अब होगी कैरियोगैमी, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। हमारे पास 3 स्टेज है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रूल है फंजे में। कैरियोगैमी, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और गैमी मीन्स फ्यूजन। अब जाके होगा यहाँ पर ये रहा हाइफी और ये रहा बल्ब, ये रहा ये। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ये दो न्यूक्लियस फ्यूज़ कर गए। अगर दो न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पर ये कौन सी स्ट्रक्चर बनी, ये ज़ाइगोट बना। इसी ज़ाइगोट को हम बोलते हैं कि यहाँ पर अगर n+n था, n+n, ये n+n, अब ये दो न्यूक्लियस फ्यूज़ कर गए तो यहाँ पे बनेगा 2n, 2n, ये 2n कंडीशन बनी। अब 2n कंडीशन का मतलब कि यहाँ पे ज़ाइगोटिक मियोसिस होगी, और ज़ाइगोटिक मियोसिस के बाद यहाँ पर आगे देखेंगे कि ये आगे जाके अब मियोसिस होगी। कौन सी मियोसिस? ज़ाइगोटिक मियोसिस होगी, और ज़ाइगोटिक मियोसिस होने के बाद यहाँ पे बनेंगे बैसिडियोस्पोर्स। ये हाइफी, ये रहा हाइफा, और ये रहा बैसिडियम। अब इस बैसिडियम के अंदर यहाँ पर मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद यहाँ पर मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेंगे स्पोर्स, मगर टोटल सिर्फ 4 स्पोर्स, 1, 2, 3 और 4। वो जो 4 स्पोर्स बनेंगे, ये 4 स्पोर्स को हम बोलते हैं कि इनमें बैसिडियोमाइसीट्स में सिर्फ 4 ही बनते। एस्कोमाइसीट्स में हमने देखा था मैक्सिमम 8 और मिनिमम 4, यहाँ तो सिर्फ 4 ही बनते। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बैसिडियोमाइसीट्स में कितने स्पोर्स बनते? 4 बनते, 1, 2, 3 और 4। ये 4 स्पोर जो बने इनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। कौन से स्पोर्स? एस्कोस्पोर्स। ये 1, 2, ये 3, ये 4, 2, ये 3 और ये 4, इनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। चूँकि ये बैसिडियोमाइसीट है इसलिए बैसिडियोस्पोर ही कहेंगे। एक मिनट, ये बैसिडियोमाइसीट है तो बैसिडियोस्पोर कहेंगे, एस्कोमाइसीट था तो एस्कोस्पोर कहा, बैसिडियोमाइसीट है तो बैसिडियोस्पोर कहेंगे। यहाँ पे बैसिडियोस्पोर, और ये बैसिडियोस्पोर बने, ये कितने बने? 4 बने। कितने बने? 4 बने। बैसिडियोस्पोर्स कितने बने? 4 बने। अब 4 बैसिडियोस्पोर तो बने हमारे पास। आगे क्या होगा? ये बैसिडियोस्पोर्स के साइड में एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है। क्या बनेगी? फ्रूटिंग बॉडी। आगे जाके यहाँ पे देखेंगे फ्रूटिंग बॉडी, और ये फ्रूटिंग बॉडी जो है, ये फ्रूटिंग बॉडी, इस फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं कि मशरूम बनेगा। यहाँ पे दिखाएंगे, ये रही माइसीलियम, ये रहा बल्ब, ये बीच में रहे स्पोर, 1, 2, 3 और 4। अब जो स्पोर 4 है, 4 स्पोर्स को बाहर से एक बॉडी बनती है जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। कौन सी बॉडी? ये रही फ्रूटिंग बॉडी। कौन सी बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी। और इस फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं यहाँ पर बैसिडियोकार्प। कार्प मतलब फ्रूट, बैसिडियो मतलब बैसिडियोमाइसीट में बना तो बैसिडियोकार्प है, बैसिडियोकार्प है। अब बैसिडियोकार्प को यहाँ पे हम आगे दिखाते हैं कि इनमें जो बैसिडियोकार्प है, ये कौन सा बैसिडियोकार्प है? बैसिडियोकार्प क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है, लेकिन हमें एक मशरूम बनाना पड़ेगा, और मशरूम से हमें पता चलेगा कि इनमें क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडी भी बनी है। वो फ्रूटिंग बॉडी आगे जाके हम देखेंगे। यहाँ पर एक मशरूम बनाते हैं, थोड़ा ड्रा करके दिखाता हूँ, ये लेते हैं कलर।
ये देखिए बेटा, ये मान लो सॉइल है और इस सॉइल के ऊपर यहाँ पे हम एक मशरूम बना देते हैं, सीधे बनाएंगे। ये देखिए, ये एक मिनट, ये मशरूम, कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं, तो ये मशरूम है, ये मशरूम, ये आगे जाके ऐसे आगे दिखाएंगे और ये बनी मशरूम। ठीक है बच्चों, ये मशरूम जो है इसको हम बोलते हैं एगरेकस। अब ये मशरूम में आप ऐसे बना सकते हो, ये इसकी कैप है और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इसके ये गिल्स है, गिल्स। क्या है बेटा, ये गिल्स है, ये गिल्स। अब वाइट से ही बनाए क्योंकि मशरूम वाइट ही होती है, अगर हम कलर्ड बनाएंगे तो मतलब ये फिर पॉइजनस मशरूम है। अब इस मशरूम में आप देखोगे इसमें एक चीज़ है, जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं बेटा, ये क्या है, ये स्टाइप है इसका। हालांकि इनमें स्टेम तो नहीं है, बट इसको हम स्टाइप बोलते हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पे ये रिंग है, इसको हम एन्यूलस बोलते हैं। एन्यूलस मतलब एक रिंग बनती है यहाँ, और यहाँ पर जो ये बने, इनको हम बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं, गिल्स। और ये जो है इसको हम बोलते हैं कैप, ये वाली पोर्शन, इसको हम कैप बोलते हैं, कैप ऑफ द मशरूम। ठीक है, मशरूम के पार्ट्स हैं। इसी मशरूम को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कौन सा मशरूम है, ये एगरेकस है। एगरेकस मतलब ये एक कॉमन मशरूम है जो हम खाते हैं, एगरेकस, एगरेकस कंपेस्टस। अब यहाँ पर ये जो एगरेकस है, एगरेकस यानी कि एक ऐसा मशरूम है जिसको हम खाते हैं, कॉमन मशरूम है। आगे एनसीईआरटी ने लिखा है कि यहाँ पर आप देखोगे कि इसके नीचे ऐसे एक ये सर्कल, ऐसे रिंग जैसे बनती है, और एक मिथोलॉजी है कि ये जो रिंग है इसको हम बोलते हैं फियरी रिंग। कौन सी रिंग, फियरी रिंग। अब फियरी रिंग क्यों बोलते हैं, फियरी हमको पता है परी होती है। देखो इधर क्या लिखा है, इधर यहाँ बताता हूँ, एक फियरी रिंग, फियरी रिंग, फियरी रिंग। फियरी रिंग एक ग्रीक मेथोलॉजी है कि कहते हैं कि जब ये मशरूम मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोर जो है, बैसिलोस्पोर्स, वो गिरते हैं। और बैसिलोस्पोर्स कैसे गिरते हैं, वो रिंग में गिरते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हम तो बोलते हैं कि साइंटिफिकली है कि स्पोर्स गिरे तो ऐसे रिंग में गिरते हैं, यानी कि सर्कल में गिरते हैं। लेकिन मिथोलॉजी ये है कि पहले कहा जाता था कि जो फियरीज है वो आती थी और सर्कल में इस मशरूम के नीचे डांस करती थी, इसलिए इसे आज बोलते हैं हम फियरी रिंग। ये फियरी रिंग क्या है, एक्चुअली ये स्पोर्स है, और जहाँ जहाँ ये स्पोर्स गिरते हैं वहाँ वहाँ नए नए फंजे, नए नए बैसिलोमाइसीट बनते हैं। तो ये था बैसिलोमाइसीट। और एक इनके एग्जाम्पल हम लेंगे बैसिलोमाइसीट्स में। एक तो हमने कहा कि बैसिलोमाइसीट्स में उस्टलागो है, समट है, और कौन सा एगरेकस है। ये एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिखे। इसके अलावा अगर हम करना चाहते हैं और, तो इसमें पफ बॉल्स भी मिलते हैं हमें, यहीं पे दिखाते हैं, पफ बॉल, पफ बॉल। दूसरा हम इसमें और एक है, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट फंजे, ब्रैकेट फंजे, पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंजे। पहले एनसीईआरटी में लिखते थे, और एक इसमें, उसको हम बोलते हैं टोड स्टूल। पफ बॉल जो है, ये पफ बॉल आपको ऐसे दिखेगी, ये मान लो ऐसे है, ये देखो ये पफ बॉल है। और ये पफ बॉल में क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपको एयर दिखेगी। एयर मतलब सिर्फ इसमें गैस रहती है, और जब गैस रहती है, अगर आप कभी ग्राउंड में जाओगे तो आप इसको देखोगे। इस वाली मशरूम को आप अगर आप हाथ से प्रेस करोगे तो वहाँ पे सिर्फ एयर निकलती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पफ बॉल। पफ बॉल मतलब स्टोर्स एयर, स्टोर्स एयर। और एक है ब्रैकेट फंजे। ब्रैकेट फंजे आपको मिलेगी, मान लो आपके पास अगर कभी आपने देखा होगा कि ट्री है, तो ये फंजे क्या करते हैं, ब्रैकेट फंजे, ये शलफ बनाते हैं। शलफ मतलब अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखी होगी तो डिस्कवरी पे दिखाते हैं इसको, कि कभी आप माउंटेनस एरिया में जाओ, वहाँ पे क्या करते हैं, वो एक्स लेके जाते हैं और ये ऐसे ट्री पे होती है, इसको काट देते हैं, बहुत हार्ड होती है। तो अर्लियर ज़माने में क्या, अभी भी आप देखोगे इसको हम यूज़ करते हैं शलफ फंजों के एज फेयर लाइटनिंग, मतलब घर में जलाने के काम आती है।
ये ऐसे जलते हैं जैसे पेट्रोल जलता है, लेकिन ये हमें सिर्फ कहाँ पे मिलता है, ट्री के ट्रंक्स पे। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड एज फायर लाइटनिंग, फायर या लाइटनिंग। घर में जा गया, जंगलों में जो हमारे माउंटेनस एरियाज में हिली लोग होते हैं वो इनको लाते हैं और इनको जलाते हैं। और एक इसमें एक नीट पे क्वेश्चन आया था कि भाई इसमें हालांकि जो फंजे हैं ये तो मोस्टली हम खाते हैं जैसे मशरूम है, लेकिन इसमें एक ऐसा भी फंजे है जो पॉइजनस है। पॉइजनस मतलब अगर आप कभी फील्ड में जाते हो बिना सुपरवाइजर के, आपको लगा कि भाई ये जो मशरूम है तो बहुत ही कलर्ड है, ऊपर से इसमें वाइट रेड टिंच लगे होते हैं, ऐसे रेड डॉट्स है। कभी आपने वाइट के बगैर इसको उठा के घर लाया, खा लिया, तो आप मर जाओगे। तो इसमें और एक मशरूम है जिसको हम बोलते हैं जो पॉइजनस मशरूम है। ये कौन सी मशरूम है, यहाँ पे बताता हूँ कि पॉइजनस मशरूम, उसको हम बोलते हैं टोड स्टूल, टोड स्टूल। और ये आया था एक बार, लेकिन अब एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। और इस टोड स्टूल जो है ये पॉइजनस मशरूम है। पॉइजनस मतलब इनमें जहर भरा रहता है, पॉइजनस मशरूम। कहते हैं कि रूम का जो जार था उसकी बीवी ने उसको क्या किया, ये टोड स्टूल खिलाया, खाने में दिया और वो मर गई। तो ये टोड स्टूल जो है पॉइजनस मशरूम है। और टोड स्टूल में एक है, एक एग्जांपल इसमें है जो एक बार आया था नीट में, और उसको हम बोलते हैं टोड स्टूल कौन सा है, ये एमेनेटा। और एमेनेटा को हम बोलते हैं ऐसे कि ये डेथ कप है, एमेनेटा। एमेनेटा को ऐसे बोलते हैं डेथ कप। डेथ कप मतलब मौत का प्याला, जिसने पिया वो स्वर्ग में चला गया। समझे क्या बेटा? ठीक है, ये था बैसिडियोमाइसिस के बारे में। तो आगे हम चलेंगे, लास्ट क्लास है इसमें, जिसको हम बोलते हैं डिटेरोमाइसिस। डिटेरोमाइसिस हालांकि छोटा क्लास है, बट बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन एक तो आ ही जाता है। यहाँ पे और एक क्लास देखेंगे, डिटेरियोमाइसिस। डिटेरियोमाइसिस, डिटेरियोमाइसिस एक ऐसा क्लास ऑफ फंजे है, यानी कि ये हायर फंजे तो हैं मगर इनमें सेक्स ऑर्गन्स कंप्लीटली एब्सेंट है। कंप्लीटली एब्सेंट का मतलब यहाँ पर बच्चे याद रखेंगे कि इसमें आप देखोगे बेटा डिटेरियोमाइसिस में इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया है। बहुत सारे नाम है इस ग्रुप के, थोड़े से लिखते हैं यहाँ पर। इस डिटेरियोमाइसिस को नाम कहा जाता है कि ये इम्परफेक्ट फंजे हैं। इम्परफेक्ट का मतलब कि इनमें सेक्स ऑर्गन्स यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। इम्परफेक्ट फंजे, इम्परफेक्ट फंजे। और एक नाम लिखते हैं इसमें कि उनको हम बोलते हैं कॉमनली एसेक्सुअल फंजे। मतलब इनमें सेक्सुअल स्टेज तो नहीं है, लेकिन इनमें क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। और एक नाम दिया है, इनको हम कोनेडियल फंजे भी कहते हैं, कोनेडियल फंजाई। कौन से फंजे? कोनेडियल फंजे। और एक नाम है, इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फंजाई भी। कौन सा फंजाई? वेजिटेटिव फंजाई। और एक नाम है, इनको हम बोलते हैं सेकंड क्लास फंजे। बहुत सारे नाम हैं, तो ये काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको ऐसे नाम क्यों दिया गया है। पहले इम्परफेक्ट फंजे, मतलब ये ऐसे फंजे हैं कि जिनमें सेक्सुअल स्टेज अभी तक नहीं देखा गया है। और अगर किसी मेंबर में हम सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर करते हैं, उनको हम अकॉर्डिंगली या तो एस्कोमाइसिटीज़ में डालते हैं या तो इनको हम प्लेस करते हैं कहाँ, बैसिडियोमाइसिटीज़ में। एक दूसरा है, इनको हम एसेक्सुअल फंजे क्यों कहते हैं। एसेक्सुअल फंजे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी गई है। आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पर बताता हूँ कि इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल फंजे क्यों देखते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है। अब ये क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो कैसे करते हैं, ये कोनेडिया बनाते हैं। कौन सा? कोनेडिया। और कोनेडिया होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। अब कोनेडिया आप देखोगे बेटा इधर, मान लो ये कोनेडिया है, आगे देखोगे इसके ऊपर यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोर्स क्या बनते हैं, ये बैग में नहीं, बैग में न बन के ये बाहर बनते हैं। ये रहा कोनेडिया, ये रहा कोनेडिया, ये रहा कोनेडिया, ये रहा कोनेडिया। अब ये कोनेडिया क्या है, किसी बैग में तो बनते हैं नहीं, ये बाहर ही बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बाहर। और जिस स्ट्रक्चर पे ये बनते हैं, ये कोनेडिया मान लो इस स्ट्रक्चर पे बने, ये इसको बोलते हैं एक स्पेशल हाइफी है, इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर।
कोनिडियोफोर का मतलब होता है, फोर का मतलब बियरिंग, बियरिंग का मतलब इसके ऊपर जो है ये कोनिडिया डेवलप होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर ये कोनिडिया जो है ये 4 कोनिडिया हमने दिखाए यहाँ पे। कितने कोनिडिया? 4 कोनिडिया। यानी कि एक कोनिडिया जो है किसी बैग में न बन के, अब ये बाहर से बनते तो इसको हम बोलते हैं ये एक्सोजिनसली फॉर्मड है। एक्सोजिनसली फॉर्मड कोनिडिया जो है ये एक्सोजिनसली बनते हैं, मतलब ये बाहर ही बनते हैं, किसी बैग में नहीं बनते हैं, बाहर ही बनते हैं। तो बाहर बनने को हम बोलते हैं एक्सोजिनसली फॉर्मड। एक्सोजिनसली फॉर्मड मतलब ये बाहर ही बने हैं, और जहाँ जहाँ ये गिरेंगे वहाँ वहाँ नए फंजे बनेंगे। कौन से फंजे? डिट्रियोमाइसिटीज। और एक है इसमें विजेटिव फंजे। क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन दिखाते हैं। मान लो ये वेजिटेटिव फंजे हमारे पास ऐसे है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे ये हाइफी है, माइसीलियम है। अब ये माइसीलियम क्या करेगा? ये रही माइसीलियम। अब ये माइसीलियम क्या करेगा? आगे जाके इस पर फ्रेगमेंटेशन होगी। मान लो ये फ्रेगमेंट्स हुए, एक फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट, ये तीसरा फ्रेगमेंट। मान लो हमने एक माइसीलियम लिया और इस माइसीलियम के क्या हुए? टुकड़े हुए। कितने टुकड़े किए? 3। मान लो 1, 2 और 3 टुकड़े किए। अब ये 3 टुकड़े जो हैं ये आगे जाके क्या है? नए नए फंजे बनाएंगे। जितने टुकड़े होंगे उतने सारे फंजे बनेंगे। और ये था क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आगे लिखती है एनसीईआरटी कि ये जो फंजे हैं, ये फंजे क्या करते हैं? इनमें सेक्सुअल स्टेज तो है नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कोनिडिया से, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि फ्रेगमेंटेशन से होती है। अब और एक चीज़ है इसमें, ये या तो सेप्रोफाइट्स होंगे या तो पैरासाइट्स होंगे। सेप्रोफाइट्स या तो ये होते हैं क्या? पैरासाइट्स। और फंजे में 2 ही चीज़ें हैं, या तो ये सेप्रोफाइट होंगे या तो पैरासाइट होंगे। सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स ऐसे लिखती है एनसीईआरटी। अब हम यहाँ पर बोलते हैं कि सेप्रोफाइट्स क्या है और पैरासाइट्स क्या है। पैरासाइट्स के 3 नाम लिखे हैं। पैरासाइट्स, अब डिट्रियोमाइसीट्स है तो डायरेक्ट एक्ट करते हैं। डायरेक्ट एक्ट का मतलब है 3 पैरासाइट्स के नाम लिखेंगे, आपको बता देंगे। एक पैरासाइट है जो एनसीईआरटी लिखती है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया, ये अल्टरनेरिया क्या है? ये पैरासाइटिक फंजे है। और ये क्या करता है? मान लो आपने आलू आज बो दिए सॉइल में, आपने जब बो दिए तो ये पहले ही अटैक करके उनको खा लेगा। तो आपके जब देखते हो कि भाई आलू जर्मिनेट ही नहीं है, तो वो कहाँ से जर्मिनेट होंगे? इसको हम बोलते हैं ये क्या करता है? कॉज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली मतलब पहले ही आलू को खा जाएगा। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यहाँ पे लिखेंगे बेटा इसको, इट कॉजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो मीन्स ये आलू को पहले से ही खा जाता है। अभी आपने सॉइल में लगा दिया तो इसने पहली डिजीज कॉज कर दी। सेकंड है इसमें कि सेकंड, दूसरा जो नाम दिया उसको हम बोलते हैं क्वालिटोट्राइकम। क्वालिटोट्राइकम, क्वालिटोट्राइकम एक एनसीईआरटी ने ये भी नाम लिखा है कि ये भी एक फंजे है जो क्या करता है? अगर आपने देखा होगा शुगर कैन, हमारे गन्ने के खेतों में आपने देखा होगा, मार्केट में भी गन्ना आता है, और हमारे यहाँ अपने इंडिया से जो गन्ना है हम एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन भेजते हैं। ये जो गन्ने के टाइप है, मान लो अगर कोई गन्ना है उसमें बाहर से आपको लगा भाई ये क्या है, कोई जैसे मान लो कि जंग लगी है, रस्ट लगी है, तो ये रस्ट कौन काज करता है? क्वालिटोट्राइकम। इसको हम बोलते हैं कि ये काज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। अब ये रेड रॉट ऑफ शुगर कैन क्या है? मान लो अभी आप मार्केट गए तो आपको वहाँ पे ऐसे देता है वो गन्ने का रस, और वो थोड़ा क्या है? रेड टाइप का होता है, मतलब वो अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो हमें तो जूस उसी का पिलाया जाता है। लेकिन जो अच्छा वाला होता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं। तीसरा है लास्ट, और एक बताता हूँ इसमें, और एक है उसको हम बोलते हैं ट्राइकोडर्मा। ये भी क्या है? ये भी डिट्रियोमाइसीटी है। और ये एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल लिखी हैं। और जो ट्राइकोडर्मा है ये सॉइल बॉर्न फंजे है, मतलब ये कोई डिजीज काज नहीं करता है, बल्कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इनके सॉइल बॉर्न फंजे है। सॉइल बॉर्न मतलब
ये सॉइल में फ्री रहता है, ये कुछ भी नहीं करता। सॉइल में अगर रहेगा तो ये क्या करता है, मान लो कोई बैक्टीरिया आता है हमारे प्लांट को, उसके रूट को अटैक करता है, तो ये उस बैक्टीरिया को अटैक करके उसको क्या करता है, उसको किल कर देता है। यानी कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप 12th में जाओगे, इससे हम क्या करते हैं, एक हासिल करते हैं एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। कौन सा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल? साइक्लोस्पोरिन ए। आपके 11th में नहीं लिखा है, बट आपके 12th में ये लिखा है, यहाँ पे बता दिया मैंने। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? इसको हम यूज़ करते हैं एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब है कि इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे करते हैं बेटा, 1 मिनट। यस, ये ओके, ये देखो बेटा, ऐसे बताता हूँ इसको। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का मतलब क्या है? इसको हम, इस फंजे को इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट करते हैं यूज़। और ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट किन में यूज़ करते हैं? जैसे मान लो आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, किन में? ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। मान लो अगर आपको किडनी डोनेट करनी है, या आपको लिवर डोनेट करना है, या आपको हार्ट डोनेट करना है, जब भी हम किसी को अपनी किडनी देते हैं, मान लो मैंने अपनी किडनी आपको दे दी, अपनी किडनी आपको दे दी, होगा क्या कि आपका इम्यून सिस्टम इसको रिजेक्ट करता है, वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है, अटैक करता है। तो हम क्या करते हैं, ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। इस बायो एक्टिव मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, इसको हम इस पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं। जब इंजेक्ट करते हैं, ये इसके इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देता है, शांत कर देता है, और आराम से जो हम क्या है, ये किडनी जो है इसके यहाँ पे बैठ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं क्या है, ये 3 तरह के फंजे दिए हैं किसने? एनसीईआरटी ने। अब और एक चीज़ है इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट पे कंक्लूजन करता हूँ बेटा, थोड़ा सा आप रुकिए। ये हमारे पास जो सेप्रोफाइट्स है, बस कंक्लूजन करता हूँ मैं थोड़ा सा। सेप्रोफाइट में आप देखोगे बेटा, इधर यहाँ पर सेप्रोफाइट्स में लिखा है कि मान लो अगर आपके पास कोई ऐसा प्लांट है, मान लो इस प्लांट पे यहाँ पर एक लीफ लगी है। कौन सी लीफ? ये ग्रीन लीफ लगी है। अब ये लीफ का क्या हुआ, मान लो ये लीफ जो है ये फॉल कर गई, फॉल मतलब ये प्लांट से गिर गई। अब प्लांट से जब गिरेगी ये लीफ, होगा क्या इस लीफ का? मान लो इस प्लांट से लीफ जो है ये यहाँ पर गिर गई, ये देखिए बेटा, ऐसे ये लीफ थी, अब ये लीफ क्या है, ये गिर गई। अब ये फंजे क्या करते हैं, ये इसको इनसर्कल करते हैं, ये ऐसे इसको क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे। कौन से? डिट्रियोमाइसिट्स। ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये सेप्रोफाइट्स तो हैं मगर डिकम्पोजर्स हैं। अब हम बोलते हैं कि ये करते क्या है, डिकम्पोज कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को। अब ये देखिए, ये सारे फंजे हैं। अब ये फंजे क्या करेंगे, ये फंजे कौन से? डिट्रियोमाइसिट्स, ये अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं। कौन से? ये एंजाइम्स रिलीज करेंगे। मान लो ये फंजे जो है ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं। अब ये एंजाइम्स रिलीज कैसे करते हैं? अपनी बॉडी से बाहर करते हैं। किसके ओर? इस लीफ पे करते हैं। ये मान लो, ये देखो, ये मैंने एरो से दिखा दिया है, ये एरो से जो दिखाया है मैंने, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं। और जब एंजाइम्स रिलीज करते हैं तो एंजाइम्स का काम क्या होता है? एंजाइम्स का काम होता है कि ये इसमें जितना भी ऑर्गेनिक फूड होगा उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। और जब जितना ऑर्गेनिक फूड होगा उसको डाइजेस्ट करके, इसको मतलब कि जो फंजे हैं इन्होंने अपने एंजाइम्स अपनी बॉडी से बाहर किए हैं। जब बाहर किए हैं लीफ पे, तो मतलब बाहर ही डाइजेस्ट कर लिए। जब बाहर ही डाइजेस्ट होगा तो फिर क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं इससे फूड। इसको हम बोलते हैं ये एब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई दांत वाँत तो है नहीं, कोई हाथ तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब एब्जॉर्ब कर लिया फूड, ऑर्गेनिक फूड तो इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया, इन्होंने फंजे ने ऑर्गेनिक फूड तो इन्होंने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ऑर्गेनिक फूड ये एब्जॉर्ब करते हैं, ऑर्गेनिक फूड तो एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसमें बाकी जो है जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स, अब वो मिनरल्स कहाँ गए, इनऑर्गेनिक मिनरल्स। इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या होगा,
यहाँ देखेंगे जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं इनमें, वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स मान लो आप वो सॉइल में चलेगी। कहाँ चलेंगे? सॉइल में चलेगी। अब ये इनऑर्गेनिक मिनरल जब सॉइल में जाते हैं तो ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स सॉइल में जाने के बाद ये क्या करेंगे? ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, और डिज़ोल्व होने के बाद इनको प्लांट फिर से वापस लेगा। ये सॉइल में चले गए और सॉइल में क्या करेंगे? डिज़ोल्व होकर वापस ही प्लांट लेगा, और जब प्लांट वापस लेगा ये प्लांट फिर से वापस वही लीफ बनाएगा, और ये लीफ फिर से गिर जाएगी। जब फिर से गिर जाएगी तो फिर से इस पे फंजे ग्रो करेंगे। तो हम बोलते हैं कि ये जो है ये साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स में इंपॉर्टेंट रोल इनका क्या है? साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स में ये रोल अदा कर, साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स। तो आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो डिट्रोमाइसीट्स हैं इनका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स। मतलब इनऑर्गेनिक मिनरल जो हैं वो सॉइल में जाते हैं, और सॉइल में इनको कौन लेते हैं? प्लांट रूट्स लेते हैं। और प्लांट क्या है करता है? फिर से लीफ बनाएगा, और फिर से जब लीफ गिरेगी ये फंजे फिर से ग्रो करेंगे। मतलब ऑर्गेनिक पार्ट लेंगे और मिनरल्स को सॉइल में रिलीज कर देंगे। तो ये था क्या? डिट्रियोमाइसीट्स। इसी के साथ आज का ये टॉपिक क्लियर होता है, तो फिर नेक्स्ट हम आपसे देख लेंगे। ठीक है बेटा? ओके, गुड।